नमस्कार, मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप घर पे रहकर अध्ययन कर रहे होंगे और कोरोना महामारी से बचने वाले उपायों को अमल में लाते होंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक दो अपील है कि सब कुछ बच्चे जो आपके साथी हों, छूट गए हों, उनका व्हाट्सएप नंबर इस ग्रुप में न जुड़ा हुआ हो तो प्रयास करके उन्हें भी जोड़ने का प्रयास करें। वो नंबर जो है हमको उपलब्ध करा दें, जिससे हम उनको उनकी कक्षा के संबंधित ग्रुप में जोड़कर ऑनलाइन शिक्षा का लाभ उन्हें भी पहुंचा सकें। साथ ही साथ एक दूसरी अपील ये भी है कि सभी लोग, अध्यापक और बच्चे, जिनके भी पास व्हाट्सएप नंबर है, और अपने अगल बगल के लोगों को भी, अपने सगे संबंधियों को भी आरोग्य सेतु ऐप अपलोड करने के लिए प्रेरित करें। ये ऐप ऐसा है जो इस महामारी से बचाव में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये आपकी भी मदद करेगा, आपके अभिभावकों की भी मदद करेगा, आपके सगे संबंधियों को भी की भी मदद करेगा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मूल उद्देश्य पे आते हैं। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थितियां आपको बताई गई थी। 6 स्थितियों को विधिवत चित्र सहित आपको समझा दिया गया है, और यदि आपको याद करने में कोई संदेह उत्पन्न हो तो उसके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं। ये जो 6 स्थितियां हैं, ये मान लेते हैं अवतल दर्पण यम, ये अवतल दर्पण यम1 यम2 है, और ये अवतल दर्पण का ध्रुव P, ये फोकस बिंदु अवतल दर्पण का F, और ये वक्रता केंद्र C। जो 6 स्थितियां बताई गई थी आपको, वो यही है कि यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, यदि वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए। तीसरी स्थिति, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए। चौथी स्थिति, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखा जाए। पांचवी स्थिति, यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए। और छठवीं स्थिति आपको बताई गई थी, यदि वस्तु को फोकस और दर्पण के ध्रुव के मध्य रखते हैं। तो इसको हमने नंबर दे दिया है 1 2 3 4 5 6। ये नंबर जो है बाएं से दाएं की तरफ पड़ा है। तो इनके द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति जानने के लिए हम जैसे ऊपर नंबरिंग किया है वैसे ही नीचे नंबरिंग करेंगे, और एक प्रतिबिंब को छोड़ करके, छठवें प्रतिबिंब को छोड़ करके, तो नंबर 1 पर ये होगा, 2 3 4 और 5। अब देखिए कि ऊपर नंबर 1 यहाँ है और नीचे नंबर 1 यहाँ है, माने अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 यहाँ है और नंबर 2 यहाँ है। नंबर 2 किसके किसके बीच है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, माने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब इस नंबर 2 पे बनेगा। और ये किसके किसके बीच है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। नंबर 3, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है
तो जिस स्थान पे 3 ऊपर है उसी स्थान पे 3 नीचे भी है, तो वक्रता केंद्र पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है कि वस्तु को कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है। और यहाँ पे नंबर 4 का किसके किसके बीच है? अनंत, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। माने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। अब बचती है छठवीं स्थिति विशेष स्थिति है, जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा होता है और आभासी होता है। हाँ, 5वीं स्थिति सारी भूल गए थे। 5वीं स्थिति में वस्तु जो है अनंत पे रखी गई है। नहीं, तो की वस्तु का प्रतिबिंब जो है फोकस में बनेगा। सॉरी, ये 5वीं स्थिति भूल गए थे। 5वीं स्थिति में वस्तु का फोकस पे रखी गई है। यहाँ 5 है और यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति 5 ये है। तो 5वीं स्थिति का मतलब कि फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और 6वीं स्थिति विशेष स्थिति है, जिसके विषय में हमने बताया था कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। इसका हम नोट भी बना के आपको भेज रहे हैं, इसको आप ध्यान से देख लेंगे, आपको कंठस्थ हो जाएगा। अवतल दर्पण के हम प्रयोग कुछ बता देते हैं। प्रमुख प्रयोग इसका कहाँ कहाँ पे होता है? दाढ़ी बनाते समय जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें अवतल दर्पण का, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। दूसरा इसका प्रयोग है कि गाड़ियों की सर्च लाइट जो होती है, हेडलाइट जो होती है, उसमें परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग होता है। और डॉक्टर लोग, चिकित्सक लोग इसको नाक, कान और गले के परीक्षण के समय इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है, इसके दबे हुए भाग पे पॉलिश की जाती है। ये मान लेते हैं M1, M2, ये एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव यहाँ पे है। फोकस बिंदु इसका दाहिनी तरफ होता है, दर्पण के पीछे होता है। वही वक्रता केंद्र होता है, दर्पण के पीछे ही वक्रता केंद्र इसका होता है। और ये रेखा जो है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे रखी गई है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण
परिवर्तित होकर के इधर जाएगी, इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र की ओर आती हुई दिखाई देती है। तो ये दोनों किरणें जो है एक दूसरे को यहाँ काटेंगी तो ए बी वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होगा। अब इस प्रतिबिंब की विशेषता देखिए। पहली विशेषता ये क्या है कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। तो क्या कहेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और सीधा बनता है। देखिए जिस दिशा में ए बी है उसी दिशा में ए डैश बी भी है, सीधा बनता है। और वास्तविक नहीं बनता है बल्कि आभासी बनता है, क्योंकि प्रकाश की किरणों को पीछे की तरफ जबरदस्ती बढ़ाया गया तब ये प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा होता है। देख लेंगे कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु ए बी से छोटा है। पुनः आगे बढ़ते हैं। आइए गोली दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है इसको देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो ये मान लेते हैं अवतल दर्पण M1 M2 है। ये अवतल दर्पण M1 M2 है। ये चित्र हमने बनाया है चिन्हों को समझाने के लिए। तो पहली बात ये जान जाइए कि किसी भी गोली दर्पण पर किरणें जो है बाईं तरफ से आपतित होती हैं। पहला नियम यही है कि प्रकाश की किरणें किसी भी गोली दर्पण पर बाईं ओर से आती हैं अर्थात आपतित होती हैं। दूसरी चीज कि गोली दर्पण में प्रत्येक दूरी वो दर्पण के ध्रुव यानी P बिंदु से नापी जाती है और मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। मुख्य अक्ष के ये दूसरा नियम हो गया। और बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम सामान्य नियम हम बता दें कि मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी, मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी यहाँ पे धन चिन्ह हमने बनाया है अर्थात धनात्मक होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई का मान धनात्मक आ रहा है तो वह प्रतिबिंब सीधा होगा। दूसरी चीज कि मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी ऋणात्मक होती है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रतिबिंब की लंबाई का मान ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है तो वह प्रतिबिंब उल्टा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से अगला नियम है, गोली दर्पण के बाईं ओर की दूरी वो ऋणात्मक होती है और गोली दर्पण के दाहिनी ओर की दूरी धनात्मक होती है। हमने फोकस बिंदु जब बताया था, फोकस बिंदु जब समझा रहे थे, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु जो होता है वह बाईं ओर पड़ता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वह ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि बाईं ओर की दूरियों को ऋण माना जाता है। इसी क्रम में उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु उत्तल दर्पण के दाहिनी ओर पड़ता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इन नियमों का सारांश आपको बता दें कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक, मुख्य अक्ष से नीचे की दूरी को ऋणात्मक, गोली दर्पण से बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक, गोली दर्पण से दाहिनी ओर की दूरी को धनात्मक माना जाता है। अर्थात अगर फोकस दूरी का मान ऋण चिन्ह के साथ आ रहा है तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण होगा, और फोकस दूरी का मान अगर धन चिन्ह के साथ आ रहा है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप अध्ययन कर रहे होंगे और कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करने में आपका अहम योगदान है। दिए गए निर्देशों का पालन करें, आरोग्य सेतु ऐप को अपलोड करें, आपको ईश्वर स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और अध्ययनरत रखे। इसी कामना के साथ अलविदा।